हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी क्लास नंबर 148। और हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को ही आगे बढ़ाकर आज न्यूक्लिक एसिड्स की स्टडी करेंगे। देखो, न्यूक्लिक एसिड्स अच्छे से समझने से पहले हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, उसको आप ज़रूर पढ़ें, जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स की बात की है। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। पहले उस वीडियो को देखो, उसके बाद ये वीडियो देखो, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। शुरुआत करता हूँ न्यूक्लिक एसिड्स से। जैसा हमने लास्ट में वीडियो में डिस्कस किया था कि न्यूक्लिक एसिड्स जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करती है, क्योंकि सबसे पहले ये न्यूक्लियस में डिस्कवर हुई थी, इसलिए इसका नाम रखा गया था न्यूक्लिक एसिड्स। और ये एसिडिक कैरेक्टर शो करती है, इसलिए एसिड्स इनका नाम है। मैक्रोमोलिक्यूल है बेसिकली ये, और जो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करती है। दो एग्जांपल्स है आरएनए और डीएनए, और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। ये सब चीज़ें हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। देखिए, यहाँ पर हम लोग आज बहुत सारे टर्म्स एक साथ सीखेंगे बायोलॉजी के, और ये सारे के सारे टर्म्स हमने एनसीईआरटी से लिए हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं आज आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक एक सिंगल टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, न्यूक्लिक एसिड्स जो पॉलीमर है उसको बनाने के लिए हमको कुछ केमिकल मॉलिक्यूल्स की बात करूंगा यहाँ पे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला केमिकल मॉलिक्यूल जो हमें चाहिए वो होगी एक पेंटोज शुगर। जैसा हमें नाम बता रहा है, एक ऐसा शुगर जिसमें 5 कार्बन होता है, उसे हम कहते हैं पेंटोज। ठीक है। अब जैसा मैं हर बार आपको बताता हूँ, जब भी किसी के पीछे आप सफिक्स OSE लगाते हो, मतलब वो एक शुगर होता है बेसिकली। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक पेंटोज शुगर, और उस पेंटोज शुगर को जब मैं बॉन्ड करवाता हूँ एक नाइट्रोजनस बेस के साथ में, जिसको हम बाद में और डिटेल में लेंगे कि क्या होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। तो एक पेंटोज शुगर का बॉन्ड जब होता है एक नाइट्रोजनस बेस के साथ में, तब जो एक मॉइटी या स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो ये बनता है न्यूक्लियोसाइड। तो अब न्यूक्लियोसाइड के साथ में जब हम लोग एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेंगे, तब जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। यानी पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस तो बनेगा न्यूक्लियोसाइड, और उस न्यूक्लियोसाइड के साथ हम फॉस्फेट जोड़ेंगे, तब अब बनेगा न्यूक्लियोटाइड। थोड़ी देर में मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाऊंगा इसकी, जो और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। अब न्यूक्लियोटाइड का जब मैं पॉलीमराइजेशन कराऊंगा, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में ऐड कर दूंगा, तब बनेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। यानी कि एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो गई, मोनोमर से हम बना रहे हैं पॉलीमर्स, तो क्या बन जाएंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। और अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जब अपन बहुत लंबी चेन बनाते हैं, तब जो स्ट्रक्चर बन के आता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। यानी पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोसाइड, उसमें फॉस्फेट जोड़ा तो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन करवाया तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का एक लंबा चेन मिलकर बनता है न्यूक्लिक एसिड। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब वो पेंटोज शुगर जो न्यूक्लिक एसिड्स में यूज होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है राइबोज शुगर और एक होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर। मैं पहले केस लूंगा राइबोज शुगर का, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर्स वगैरह भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। देखो, राइबोज शुगर को जब मैं नाइट्रोजनस बेस के साथ में ऐड करवाता हूं, तब उससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसे मैं कहता हूं राइबो न्यूक्लियोसाइड। समझने का ट्राई करें, टर्म्स अलग अलग हैं लेकिन मीनिंग एक ही है। अगर मैं नॉर्मल केवल जनरल बात बोलूँ कि पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस का रिएक्शन, तो मैं बोलूंगा न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ कि पेंटोज शुगर कौन सा है, राइबोज, तब जो बनेगा वो होगा राइबो न्यूक्लियोसाइड। अब ये राइबो न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेट बॉन्ड करेंगे तो बनेगा राइबो न्यूक्लियोटाइड। सब वर्ड के आगे हम क्या लगा रहे हैं, राइबो, क्योंकि हम लोग शुगर कौन सा ले रहे हैं, राइबोज। अब जब आप राइबो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन करोगे तब बनेगा पॉलीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, और पॉलीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स की एक लंबी चेन जो न्यूक्लिक एसिड बनाता है उसका नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऊपर की तरफ क्या बना रहे थे हम जनरल वे में, न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर राइबोज शुगर ले ली तो क्या बना दिया, राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि आरएनए का फुल फॉर्म होता है। तो इसलिए हम इसे राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। सेकेंड टाइप का जो पेंटोज शुगर है उसे मैं कहता हूँ डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब जहां जहां पे आपने वर्ड यूज किया है राइबो, उसकी जगह हम वर्ड क्या यूज करेंगे, डीऑक्सीराइबो। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर जब नाइट्रोजनस बेस के साथ मिलेगा, तब राइबो न्यूक्लियोसाइड की जगह क्या बनाएगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। राइबो न्यूक्लियोसाइड की जगह डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि शुगर राइबोज की जगह डीऑक्सीराइबोज यूज हुआ। अब इसमें जब फॉस्फेट ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। अब जब ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइजेशन करवाएंगे, तब जो बनेगा वो होगा आपका डीऑक्सीराइबो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अब जब बहुत सारी डीऑक्सीराइबो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की एक लंबी सी चेन बनेगी, तब जो स्ट्रक्चर बन के आएगा दैट इज कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए। तो ये बेसिक जो डिफरेंस है आरएनए और डीएनए में वो है पेंटोज शुगर का, कि आरएनए में जो है राइबोज शुगर यूज होती है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर यूज होती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पेंटोज शुगर से। देखो पेंटोज शुगर नाम है तो 5 कार्बन होंगे और जनरल फार्मूला भी हमें पता है, तो C5H10O5 ये पेंटोज शुगर का जनरल फार्मूला है। इनफैक्ट आप किसी भी मोनोसैकेराइड का जनरल फार्मूला होता है CnH2nOn और n इज नंबर ऑफ कार्बन, तो यहाँ पे भी सेम फार्मूला अप्लाई करो तो C5H10O5 आंसर आता है। शुरुआत करता हूँ मैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले इस स्ट्रक्चर में मैं बता रहा हूँ आपको राइबोज का स्ट्रक्चर। ध्यान से सुनिएगा, मैं जो यहाँ पे चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अब ये इनका पूरा का पूरा केमिकल स्ट्रक्चर अगर आपको अच्छे से समझ में आएगा तो बाकी के जितना भी साइंस है इसके पीछे, इनका स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी, सब कुछ इनके केमिकल स्ट्रक्चर पर ही डिपेंड करता है। तो ध्यान से सुनिएगा, पेंटोज शुगर है तो मतलब कि 5 कार्बन होंगे इसके अंदर, और इसमें ध्यान रखना है अपने को कि जो 5वां कार्बन है वो रिंग से बाहर रहेगा। इसको हम कहेंगे 5th कार्बन। यहाँ से शुरू करेंगे, ये पहला कार्बन, इसको दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और 5वां कार्बन मेन स्ट्रक्चर के अंदर नहीं आता, मेन रिंग के अंदर नहीं आता, जबकि जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन मेन रिंग के अंदर आएगा। तो ध्यान रखना है 5वां कार्बन इज ऑलवेज आउट ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर। तो ये टोटल 5 कार्बन है इसमें पेंटोज शुगर में। अब यहाँ पर राइबोज शुगर किसमें प्रेजेंट होता है? आरएनए के अंदर। अब इस सेम स्ट्रक्चर में अगर मैं राइबोज के स्ट्रक्चर में से एक ऑक्सीजन कम कर दूं सेकंड वाले कार्बन से, मतलब जिस कार्बन को मैंने आपको ब्लॉक में शो कर रखा है यहाँ पे स्क्वायर में, दिस वन, इसमें से मैं एक ऑक्सीजन अगर निकाल दूं तो प्रोसेस क्या है? डीऑक्सी, यानी कि ऑक्सीजन का रिमूवल। तब जब हम सेकंड कार्बन से अगर एक ऑक्सीजन निकाल दे तो इसी शुगर को राइबोज की जगह हम क्या कहेंगे? डीऑक्सी राइबोज। नाम ऐसा क्यों रखा हमने? बिकॉज डीऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन का रिमूवल, और हमने इस पूरा नाम है इसका 2-डीऑक्सी राइबोज, मतलब कि सेकंड कार्बन से एक ऑक्सीजन रिमूव किया है। तो आई होप आपको नाम क्लियर है कि क्यों इसको 2-डीऑक्सी राइबोज और इसको राइबोज कहते हैं। सेकंड कार्बन से आपने एक ऑक्सीजन रिमूव किया है। तो पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर देखकर आप बता सकते हो कि वो राइबोज शुगर है या डीऑक्सी राइबोज शुगर है। डिफरेंस कहाँ आएगा? सेकंड वाले कार्बन पे। और इसी केमिकल डिफरेंस की वजह से डीएनए और आरएनए के स्टेबिलिटी में डिफरेंस आता है। वो हम देखेंगे, हम जब डीएनए का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे वहाँ पर हम आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। और 2-डीऑक्सी राइबोज प्रेजेंट होता है डीएनए के अंदर, राइबोज प्रेजेंट है आरएनए के अंदर। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो जो राइबोज का जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो होगा C5H10O5, लेकिन डीऑक्सी राइबोज में हम एक ऑक्सीजन कम करेंगे तो ये बन जाता है C5H10O4। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करता हूँ नाइट्रोजनस बेसिस की। हमारे जो 3 बेसिक एलिमेंट्स थे, सबसे पहला था शुगर जो हमने स्टडी कर लिया, नाइट्रोजनस बेसिस, और तीसरा होगा फॉस्फेट। नाइट्रोजनस बेसिस की बात करूँ तो टोटल 2 टाइप्स के नाइट्रोजनस बेसिस है। एक को हम कहते हैं प्यूरिन्स और एक को हम कहते हैं पैरामिडिन्स। पैरामिडिन्स को इसलिए पैरामिडिन्स कहते हैं बिकॉज ये एक रिंग का बना होता है जिसको हम कहते हैं पैरामिडिन रिंग, और बेसिकली पैरामिडिन में एक ही रिंग प्रेजेंट होती है, उसी को आप पैरामिडिन रिंग कहते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं पैरामिडिन्स। और पैरामिडिन रिंग की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा रिंग लाइक स्ट्रक्चर जिसमें 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। प्यूरिन्स की मैं बात करूं तो प्यूरिन्स में 2 रिंग्स प्रेजेंट होती है, जिसमें से एक रिंग होती है पैरामिडिन और एक होती है इमिडाजोल रिंग। यानी चाहे प्यूरिन हो या पैरामिडिन हो, दोनों के अंदर एक एक पैरामिडिन रिंग तो प्रेजेंट होगा ही, लेकिन प्यूरिन में एक पैरामिडिन के साथ एक इमिडाजोल रिंग भी प्रेजेंट होता है। अब इमिडाजोल रिंग और पैरामिडिन रिंग को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि इमिडाजोल रिंग में 2 नाइट्रोजन और 3 कार्बन होते हैं, जबकि पैरामिडिन में 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन होते हैं। यहाँ पर देखिए आप, देखो इसमें कितने रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स है, यहाँ पर 2 रिंग्स आपको देखने को मिलेगी, ये फर्स्ट वन एंड दी सेकेंड वन, इसलिए ये देखकर ही हम बता देंगे कि ये एक प्यूरिन है। पैरामिडिन में हमने बोला 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन, 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन, यानी जो सेकेंड रिंग है वो आपकी पैरामिडिन रिंग है और जो फर्स्ट वाली रिंग है वो अपनी इमिडाजोल रिंग है। तो ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली ये नाइट्रोजनस बेस कहलाता है एडिनाइन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। सेकेंड एग्जांपल जो है प्यूरिन का वो है ग्वेनिन, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल जी से। इसमें भी एज यूजुअल 2 रिंग्स प्रेजेंट होगी, और ग्वेनिन और एडिनाइन में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है यहाँ पर एक डबल बॉन्ड O का। ये डबल बॉन्ड O जो है इसके पैरामिडिन रिंग में प्रेजेंट होता है ग्वेनिन में, लेकिन एडिनाइन में डबल बॉन्ड O प्रेजेंट नहीं होता। यानी अगर 2 रिंग्स हैं तो प्यूरिन अगर डबल बॉन्ड O है तो ग्वेनिन डबल बॉन्ड O की जगह NH2 है, तो आंसर होगा एडिनाइन।
नेक्स्ट बात करता हूं मैं पायरिमिडिन्स की। तो पायरिमिडिन्स के भी 3 बेसिक एग्जांपल्स है हमारे पास में। सबसे पहला है साइटोसिन, स्ट्रक्चर देखकर ही मैं बता सकता हूं कि एक रिंग है तो ये जरूर पायरिमिडिन होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे थायमिन का, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से, और इसके अलावा जो स्ट्रक्चर है वो यूरासिल को जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू से। थायमिन और यूरासिल को अगर मैं गौर से देखूं तो इसमें केवल और केवल डिफरेंस है 5th कार्बन पे मिथाइल ग्रुप का। ध्यान से देखो ये थायमिन में 5th कार्बन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि यूरासिल में 5th कार्बन पे कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर थायमिन और यूरासिल का सेम रहता है। इसलिए मैं चाहूँ तो थायमिन को मैं कह सकता हूँ 5 मिथाइल यूरासिल, यानी यूरासिल के 5th कार्बन पे अगर मैं मिथाइल लगा दूँ तो क्या बन जाएगा, थायमिन। तो ये डिफरेंस होता है थायमिन और यूरासिल का। देखिए 5 मिथाइल यूरासिल ये नाम एग्जैक्ट एनसीईआरटी में दे रखा है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब अगर मैं एक और डिफरेंस जानूँ आरएनए और डीएनए में, तो वो डिफरेंस है नाइट्रोजनस बेसिस का। देखो चाहे आरएनए हो या डीएनए हो, दोनों के अंदर 4 नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होंगे, लेकिन इनमें डिफरेंस है कौन सा नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है। डीएनए के अंदर प्रेजेंट है एटीजीसी यानी एडिनाइन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, जबकि आरएनए में प्रेजेंट है एयूजीसी। डिफरेंस किसका है, केवल और केवल है टी और यू का, यानी आरएनए के अंदर थायमिन की जगह क्या प्रेजेंट है, यूरासिल। यानी आरएनए में यूरासिल होता है, डीएनए में थायमिन होता है। तो ये दूसरा डिफरेंस है डीएनए और आरएनए के अंदर। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जब हम डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर्स की स्टडी करेंगे तब इससे रिलेटेड काफ़ी कंसेप्ट्स वहाँ पर और हमें पढ़ने को मिलेंगे। अब जो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर कैसे याद रखना है कि प्यूरिन्स का एग्जाम्पल क्या है और पायरिमिडिन्स का एग्जाम्पल क्या है। तो इसको याद करने के लिए आपको एक सिंपल सा ये चीज़ याद करनी होगी, इट्स अ पग किसे कहते हैं, पग एक ब्रीड है डॉग की, इसे आपने वोडाफोन के ऐड में बहुत देखा होगा। तो पग से आपको ये याद रह जाएगा। पग में ए का मतलब है एडिनाइन, पीयू का मतलब है प्यूरिन्स और जी का मतलब है ग्वेनिन। अब मैंने इसे सिंपली पी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स दोनों पी से स्टार्ट होता है, तो मैं केवल पी लूंगा तो मैं हो सकता है कंफ्यूज हो जाऊं कि ये प्यूरिन्स है या पायरिमिडिन्स है, इसलिए पी यू वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, जिससे मुझे याद आ जाएगा कि ये प्यूरिन है। तो पग से आपको याद आ जाएगा कि प्यूरिन के 2 एग्जाम्पल्स है एडिनाइन और ग्वेनिन, यानी इसके अलावा जितनी भी नाइट्रोजनस स्पीसीज है वो सारी की सारी क्या होगी, पायरिमिडिन्स। अब न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये स्ट्रक्चर देखो आप, ये स्ट्रक्चर क्या है तो ध्यान से देखें। अगर हमने ये स्ट्रक्चर याद किया था, अभी रिंग के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसके अलावा 5 कार्बन है और 1 कार्बन बाहर की तरफ है, यानी ये एक शुगर है। अब ये राइबोज है या डीऑक्सी राइबोज है, कैसे पता किया मैंने, 2nd कार्बन पे देखा, 2nd कार्बन पे OH प्रेजेंट है, मतलब ये राइबोज है। OH नहीं होता, केवल H होता, तो मतलब ये डीऑक्सी राइबोज है। तो ये है हमारे सामने एक राइबोज शुगर। अब राइबोज शुगर में कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 मैंने 5 कार्बन यहाँ पर लेबल कर दिया आपके लिए। अब ये स्ट्रक्चर क्या है, ये है एक नाइट्रोजनस बेस। अब इसको देख के बताओ ये प्यूरिन है या पायरिमिडिन, तो क्योंकि एक रिंग प्रेजेंट है तो ये हो सकता है पायरिमिडिन। अब मैं पायरिमिडिन को जो एक नाइट्रोजनस बेस है उसका मैं बॉन्ड करवा रहा हूँ किसके साथ में, राइबोज शुगर। ध्यान रखने वाली ये बात है कि नाइट्रोजनस बेस जब भी किसी पेंटोज शुगर या राइबोज शुगर के साथ या डीऑक्सी राइबोज शुगर के साथ बॉन्ड करेगा तो हमेशा 1st कार्बन पर ही बॉन्ड करता है। देखो ये जो मैं स्ट्रक्चर्स अभी आपको बता रहा हूँ ये टिपिकल न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, ये डीएनए आरएनए में अलग अलग नहीं होता। न्यूक्लियोटाइड चाहे आरएनए का ले लो या डीएनए का ले लो, हमेशा नाइट्रोजनस बेस और जो कुछ भी चीज़ मैं आपको यहाँ पे आगे सिखाने वाला हूँ ये सब कुछ सेम रहेगा, यानी पहले कार्बन पे ही पेंटोज शुगर के नाइट्रोजनस बेस ऐड होता है, उसके अलावा कहीं पे ये ऐड नहीं होता। अभी जो बॉन्ड बना है नाइट्रोजन का किसके साथ में, शुगर के साथ में। नाइट्रोजन क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, ये जो रिंग है यहाँ पर ये नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो जो नाइट्रोजनस बेस का नाइट्रोजन है और पेंटोज शुगर का जो पहला कार्बन है उसके बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसे हम कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ध्यान से सुनना, ऐसा नाम इसलिए लिखा क्योंकि शुगर में जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं 2 शुगर में के बीच में, उनको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी शुगर हमेशा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है। और बिकॉज यहाँ पर शुगर नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड बना रहा है इसलिए इस तरह के बॉन्ड का नाम रखा गया नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या फिर सिंपली हम इसे कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंकेज, यानी कि नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच का बॉन्ड इज एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब नाइट्रोजनस बेस और राइबोज शुगर कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, बिकॉज ये राइबोज शुगर है तो राइबो न्यूक्लियोसाइड, बाकी अदरवाइज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड।
अब जो तीसरा कंपोनेंट मैं लूँगा वो होगा फॉस्फेट, और ध्यान रखना है हमें फॉस्फेट हमेशा जो है जुड़ेगा 5th कार्बन के साथ में, यानी पहले कार्बन के साथ में नाइट्रोजनस बेस जोड़ेंगे और 5वें कार्बन के साथ में जुड़ेंगे फॉस्फेट। अब ये जो बॉन्ड बना है फॉस्फेट और CH2OH के साथ में, अब ये जो बेसिकली ये जब राइबोज शुगर का वापस से अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पर CH2 की जगह क्या प्रेजेंट होता है, CH2OH। तो ये जो बॉन्ड बनेगा वो OH के साथ में बॉन्ड बनेगा, यानी CH2 का OH और फॉस्फेट जो कि एसिड PO4-3 होता है फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड। तो एक एसिड और OH एक अल्कोहल, एसिड और अल्कोहल जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, एस्टर, और उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, एस्टर बॉन्ड। इसलिए हम इसको कह रहे हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, यानी एक ऐसा एस्टर बॉन्ड जो फॉस्फेट बना रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। देखो ये जो स्ट्रक्चर्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं पूरा केमिकल बेसिस के ऊपर डिपेंड होकर स्टडी कर रहे हैं, इसलिए चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से बॉन्ड का नाम क्या रहेगा। सिंपल कंसेप्ट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखे उसी को यूज़ करते हुए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि कौन से बॉन्ड का क्या नाम रखेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। अब एक न्यूक्लियोसाइड के साथ में जब आपने फॉस्फेट ऐड किया तो क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। तो ये एक टिपिकल न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया। अब एक टेबल बता रहा हूँ आपको, ये सारी की सारी टेबल्स, इसमें जितने भी टर्म्स मैं आपको लिखूंगा आप जाकर इसके बाद में NCERT पढ़ के देखना, ये सारे वर्ड्स आपको वहाँ पर एज इट इज़ लिखे हुए मिलेंगे। देखो ध्यान से सुनना, नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से किस किस के साथ बॉन्ड करके कौन सा न्यूक्लियोसाइड और कौन सा न्यूक्लियोटाइड बनेगा वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। शुरुआत करता हूँ सबसे पहले कैपिटल A एडिनाइन से। देखो एडिनाइन जब राइबोज शुगर के साथ बॉन्ड करेगा तब जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसका नाम है एडिनोसिन। ध्यान रखना है, सारे टर्म्स आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे। एडिनाइन और एडिनोसिन में डिफरेंस क्या है कि एडिनोसिन एडिनाइन का न्यूक्लियोसाइड है, कब, जब पेंटोज शुगर हो राइबोज। अब ये एडिनोसिन जब न्यूक्लियोटाइड बनाएगा तब हम उसको कहेंगे एडिनाइलिक एसिड। एसिड नाम क्यों रखा, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए एडिनोसिन को आपको फॉस्फोरिक एसिड यानी फॉस्फेट के साथ में रिएक्ट करवाना पड़ेगा, इसलिए वो बन गया एसिड। इसलिए एडिनोसिन का जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो कहलाएगा एडिनाइलिक एसिड। तो जब भी आप एसिड वर्ड लगा दोगे तो समझ जाना कि वो न्यूक्लियोटाइड ही हो सकता है। इसी तरह अगर एडिनाइन डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ में कंबाइन होगा तो एडिनोसिन की जगह क्या बनेगा, डीऑक्सी एडिनोसिन। बस आपको आगे जो प्रीफिक्स है उसको डीऑक्सी यूज करना है और एडिनाइलिक एसिड की जगह बनेगा डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। अब ध्यान से सुनिए यहाँ पे जो मैं चीज आपको बता रहा हूँ, एडिनोसिन एक न्यूक्लियोसाइड था, उस एडिनोसिन के साथ में जब मैंने फॉस्फेट ऐड किया तब मैं इसका एक नाम ये भी रख सकता हूँ कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी एडिनोसिन के साथ में एक फॉस्फेट अटैच्ड है, इसलिए एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, या फिर हम इसको कह सकते हैं AMP, और इसका जो प्रॉपर नेम है वो होता है एडिनाइलिक एसिड। इसी तरह से आप डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड को आप कह सकते हो डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या स्मॉल d कैपिटल AMP। नेक्स्ट नाइट्रोजनस बेस ले रहा हूं मैं ग्वेनिन। ग्वेनिन को जब राइबोज के साथ बॉन्ड कराऊंगा तो बनेगा ग्वेनोसिन, जैसे एडिनोसिन वैसे ही ग्वेनोसिन, क्योंकि दोनों प्यूरिन है इसलिए सेम नाम हम लोग रख रहे हैं। ध्यान रखना, इसे याद करने का तरीका है कि एडिनाइन बना रहा है एडिनोसिन और उसी का जो दूसरा प्यूरिन है वो ग्वेनाइन, तो ग्वेनाइन बना रहा है ग्वेनोसिन, और जो एसिड बनेगा या जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा दैट इज कॉल्ड एज ग्वेनाइलिक एसिड। जैसे एडिनाइलिक वैसे ही ग्वेनाइलिक, आपको आसानी से याद हो जाएगा, चीज़ों को कंपेयर करना सीखो। और इसका जो पूरा नाम होता है दैट इज कॉल्ड एज GMP यानी ग्वेनोसिन मोनोफॉस्फेट। डीऑक्सीराइबोज के साथ करूंगा तो डीऑक्सीग्वेनोसिन और न्यूक्लियोटाइड होगा डीऑक्सीग्वेनाइलिक एसिड या फिर स्मॉल d डीऑक्सीग्वेनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो प्यूरिन्स के बाद अब चलते हैं पैरामिडिन्स की तरफ। साइटोसिन की बात करते हैं। साइटोसिन जब राइबोज के साथ बॉन्ड बनेगा तो इस न्यूक्लियोसाइड को हम कहेंगे साइटिडिन, और इससे बनने वाला न्यूक्लियोटाइड कहेगा साइटिडाइलिक एसिड। ठीक है, कॉमन चीज़ है, न्यूक्लियोटाइड्स में सबके पीछे हम लोग एसिड लगाते जा रहे हैं क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करने से ऐसा होता है, या फिर आप इसको कह सकते हो साइटिडिन मोनोफॉस्फेट। डीऑक्सीराइबोज के साथ करवाओगे तो आप इसको कहोगे डीऑक्सीसाइटिडिन। कोई टफ चीज़ नहीं है, बस डीऑक्सी सफिक्स यूज़ किया हमने, सॉरी प्रीफिक्स यूज़ किया है, और जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा वो कहेगा डीऑक्सीसाइटोडाइलिक एसिड, यानी कि या फिर बोल सकते हैं हम डीऑक्सीसाइटिडिन मोनोफॉस्फेट। नेक्स्ट चलता हूँ थायमिन। तो थायमिन में आपको ध्यान रखना है थायमिन केवल और केवल DNA में ही मिलता है, इसलिए ये राइबोज शुगर के साथ तो बाइंड करेगा ही नहीं, केवल और केवल डीऑक्सीराइबोज के साथ ही बाइंड करेगा। अब इसको हम बोलेंगे डीऑक्सीथाइमिडिन। क्या कहेंगे, डीऑक्सीथाइमिडिन, और इसका जो न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा वो कहलाएगा डीऑक्सीथाइमिडाइलिक एसिड या फिर डीऑक्सीथाइमिडिन मोनोफॉस्फेट।
लास्ट है यूरासिल, यूरासिल भी डीएनए में प्रेजेंट नहीं होगा तो केवल और केवल राइबोज के साथ ही बॉन्ड करेगा, तो जो बनेगा वो होगा यूरिडिन। याद कैसे करना है, देखो सिंपल सी बात है, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल, ये तीनों क्या है, ये तीनों है पैरामिडिन्स। तो जो कॉमन सफिक्स इनके लिए यूज हो रहा है साइटिडिन, डीऑक्सीथाइमिडिन और यूरिडिन। डिन 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 लग रहा है सबके पीछे क्योंकि सबके सब पैरामिडिन्स है। पैरामिडिन का जो डिन है उसी सफिक्स को हम लोग यहाँ पर यूज करके साइटिडिन, ठीक है, डीऑक्सीथाइमिडिन और यूरिडिन यूज कर रहे हैं। जबकि प्यूरिन्स के न्यूक्लियोसाइड्स में सिन और सिन लग रहा है, एडिनोसिन और ग्वेनोसिन, और यहाँ पर साइटिडिन, डीऑक्सीथाइमिडिन और यूरिडिन। तो आई होप आपको चीज़ें याद रह जाएगी सारी की सारी। अब यूरिडिन का जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसका नाम हो जाएगा यूरिडाइलिक एसिड। कॉमन चीज़ है, हर न्यूक्लियोटाइड के पीछे एसिड लग रहा है, पैरामिडिन्स के न्यूक्लियोसाइड्स के पीछे डिन लग रहा है, और जो प्यूरिन्स है उनके न्यूक्लियोसाइड के पीछे सिन लग रहा है। तो बस चीज़ें आसानी से आपको याद हो जाएगी, और ये सारे टर्म्स एनसीईआरटी में दे रखे हैं तो चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। नेक्स्ट चलता हूँ मैं अब स्ट्रक्चर ऑफ अ डाई न्यूक्लियोटाइड। अब तक हमने एक न्यूक्लियोटाइड देखा था, अब हम देखेंगे कि डाई न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा। देखो जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ में रिएक्ट करेगा तो ये बनाता है डाई न्यूक्लियोटाइड। डाई मीन्स टू, तो यानी दो न्यूक्लियोटाइड एक साथ में, दिस इज अ डाइमर। जैसे होता है पॉलीमर, पॉलीमर में मल्टीपल यूनिट्स होती है मोनोमर की, डाइमर में 2 यूनिट्स होती है मोनोमर की, इसलिए ये एक डाइमर कहलाता है। ये आपके सामने स्ट्रक्चर खुला है, आप देखकर बता सकते हो ये क्या है। एक मैं कहूँगा कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे राइबोज शुगर दिख रही है, दिस वन इज राइबोज शुगर, ये एक नाइट्रोजनस बेस है और ये एक प्यूरिन होगा, और यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप है, तो ये हो गया एक न्यूक्लियोटाइड। अब ये पिक्चर में एक और न्यूक्लियोटाइड हमारे सामने दिख रही है, शुगर आ गई हमारे पास में, राइबोज शुगर, ये आ गया एक प्यूरिन और इसके साथ में एक फॉस्फेट। अब दो न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं, दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तब जो फॉस्फेट के ऊपर OH ग्रुप है और न्यूक्लियोटाइड के जो तीसरा कार्बन है, देखो ये तीसरा कार्बन है, अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें, पहले कार्बन पे हमने देखा था नाइट्रोजनस बेस है, सेकंड कार्बन वो OH वाला था जो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में डिफरेंशिएट कर रहा था, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और पांचवें कार्बन पे फॉस्फेट अटैच्ड है उस न्यूक्लियोटाइड का। यानी कि एक राइबोज शुगर का जो तीसरे कार्बन का OH है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के OH के साथ में रिएक्ट करता है, और उस रिएक्शन की वजह से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ -H2O, और इस तरह की रिएक्शंस को हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शंस। आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ी होगी ये सब चीज़ें, और इससे जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बनेगा इस प्रोसेस को कहेंगे हम डाइमराइजेशन, क्योंकि डाइमर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और ये बन गया हमारा एक रिजल्टेंट मॉलिक्यूल जिसमें नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड का जो फॉस्फेट है वो ऊपर वाले पेंटोज शुगर के तीसरे कार्बन के OH के साथ में रिएक्शन करता है। यानी कि अब बन चुका है डाई न्यूक्लियोटाइड। और अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ याद करवाऊंगा यहाँ पे, जो आपको अच्छे से याद करनी है, आसानी से याद भी हो जाएगी और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो पेंटोज शुगर के जो 5 कार्बन्स है उन 5 कार्बन्स में क्या क्या अटैच्ड है। सबसे पहला कार्बन पे जो अटैचमेंट होता है वो होता है एक नाइट्रोजनस बेस का। तीसरे कार्बन पे जो अटैचमेंट है वो अटैचमेंट है दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट का। देखो यहाँ पर जो फॉस्फेट ऐड हुआ है ये दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट है, जिससे डाई न्यूक्लियोटाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा। और पांचवें कार्बन पे अटैच्ड है जो है वो भी फॉस्फेट अटैच्ड है, लेकिन वो फॉस्फेट उसी न्यूक्लियोटाइड का रहता है। यानी पेंटोज शुगर के जो कार्बन है उन कार्बन में जो ऑड नंबर ऑफ कार्बन है, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा, इन तीनों ऑड नंबर्स पे कोई ना कोई मॉइटी या स्ट्रक्चर यहाँ पर अटैचमेंट होता है। पहले पे नाइट्रोजनस बेस, तीसरे पे दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट, और पांचवें पे जो है उसी न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट अटैचमेंट रहेगा। तो ये आपको सारी चीज़ें याद करनी है, और ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है, तो इसको इंपॉर्टेंस देना है पढ़ते वक्त। नेक्स्ट चलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में और स्टडी करेंगे, इनके एंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। देखो मैंने एक लंबी सी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाई। अब मैं कितनी भी लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना दूं, यहाँ पर कुछ चीज़ें कॉमन रहेगी। देखो सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान ले जाऊंगा इस फॉस्फेट पे। देखो इस फॉस्फेट को ध्यान से देखो, इस फॉस्फेट ने एक तो अपने ही न्यूक्लियोटाइड के 5वें कार्बन के OH के साथ में रिएक्ट किया। दिस वॉज फॉस्फोरिक एसिड, जिसने रिएक्ट किया अल्कोहल, यानी OH ग्रुप था यहाँ पे, तो अल्कोहल प्लस फॉस्फोरिक एसिड यानी कि क्या बनेगा, एस्टर। तो यहाँ पे बन गया एक फॉस्फेट का एस्टर बॉन्ड। इसी तरह से इसी फॉस्फेट ने
दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन पे जो OH प्रेजेंट है यहाँ पर भी रिएक्शन किया, यानी यहाँ पे भी फॉस्फोरिक एसिड और अल्कोहल के बीच में रिएक्शन हो गई, यानी यहाँ पे भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, एस्टर बॉन्ड। यानी कि एक फॉस्फेट जब दो न्यूक्लियोटाइड्स के साथ में रिएक्शन करेगा, दोनों अलग अलग पेंटोज शुगर के साथ में इसने रिएक्ट किया है, एक पेंटोज शुगर के 5वें कार्बन पे अटैच्ड है और एक पेंटोज शुगर के तीसरे कार्बन पे अटैच्ड है, तो यहाँ पर इसने दो एस्टर बॉन्ड बनाए, इसलिए इस बॉन्ड को हम कहते हैं 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या कहेंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। डाई मतलब दो, यानी कि दो एस्टर बॉन्ड है, इसलिए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। अब ये 3 प्राइम और 5 प्राइम क्या है वो मैं आपको यहाँ पर सिखाता हूँ। देखो, कोई भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कितना भी लंबा हो, उसमें एक न्यूक्लियोटाइड इस तरफ फ्री होगा और एक न्यूक्लियोटाइड इस तरफ फ्री होगा। अब ध्यान रखिए, मैं पहले इस एंड की बात कर रहा हूँ। इस एंड में देखो, तीसरे वाले कार्बन का जो OH है वो फ्री है, यानी इसके नीचे जब कोई न्यूक्लियोटाइड है ही नहीं इसके बाद में, तो ये OH किसी भी फॉस्फेट के साथ में रिएक्शन नहीं कर रहा, यानी ये जो OH है वो फ्री है। और दूसरी तरफ जो दूसरा एंड है, उस एंड पे ये फॉस्फेट वाला मोइटी या स्ट्रक्चर फ्री होगा, यानी ये ऊपर किसी OH के साथ में रिएक्ट नहीं कर रहा क्योंकि वहां पर कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड है ही नहीं। यानी कि एक किसी भी न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में जो दो एंड होते हैं, एक एंड पे 5वें कार्बन वाला फॉस्फेट फ्री होगा और एक एंड पे तीसरे कार्बन वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH को हाइड्रोक्सिल बोलते हैं हम लोग, तो तीसरे कार्बन वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होगा। इसलिए जिस तरफ तीसरे कार्बन वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है उसको तो हम कहेंगे 3 प्राइम एंड या फिर हाइड्रोक्सिल एंड, और जहाँ पे 5 प्राइम एंड होगा उसको हम कहेंगे फॉस्फोराइल एंड, क्योंकि यहाँ पर 5वें कार्बन का फॉस्फेट फ्री है, इसलिए आप इसको 5 प्राइम एंड या फिर फॉस्फोराइल एंड कहोगे। और दूसरी तरफ 3 प्राइम एंड कहते हैं क्योंकि यहाँ पर तीसरे कार्बन का OH फ्री है, या फिर आप इसको कह सकते हो हाइड्रोक्सिल एंड, यानी DNA की चेन को आप कह सकते हो कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, RNA की चेन के दो एंड्स होते हैं, एक को हम कहते हैं 5 प्राइम एंड जिस पे फॉस्फेट फ्री है, एक को हम कहते हैं 3 प्राइम एंड जिस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है। तो इसलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स ऑलवेज शो पोलैरिटी, यानी कि दो अलग अलग एंड वो यहाँ पर शो करता है। चलिए, अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया सा कंसेप्ट यहाँ पर सिखाता हूँ जो आपने सुना बहुत है, उसके बारे में काफ़ी कुछ बहुत बार आपने पढ़ा होगा उसके बारे में, लेकिन आपको उसके बारे में ये बेसिक नॉलेज शायद नहीं होगी। ये आपके सामने मैंने क्या स्ट्रक्चर ला के रखा है, एक राइबोज शुगर, आपको क्लियर दिख रहा होगा। इस राइबोज शुगर के साथ में मैंने एक अटैच किया है, ये है एडिनाइन। कौन सा नाइट्रोजनस बेस है, एडिनाइन। अब इसमें एडिनाइन को राइबोज के साथ बॉन्ड कर रहा हूँ, कौन से कार्बन पे, तो आप कहोगे सर पहले कार्बन पे। ये क्या बन गया, ये बन गया एक न्यूक्लियोसाइड, और इस न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या होगा, इस न्यूक्लियोसाइड का नाम होगा एडिनोसिन, क्योंकि ये एडिनाइन का राइबोज के साथ बनने वाला न्यूक्लियोसाइड है, तो इसका नाम क्या हो गया, एडिनोसिन। अब इस एडिनोसिन के साथ में जब मैंने एक फॉस्फेट ऐड किया, जब मैंने इसके 5 प्राइम यानी कि 5th कार्बन पे एक फॉस्फेट ऐड किया, तब मुझे जो स्ट्रक्चर बना उसको मैं कह सकता हूँ एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब इसी फॉस्फेट के साथ अगर मैं एक और फॉस्फेट ऐड कर दूं तो अब ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, क्योंकि यहाँ पर 2 फॉस्फेट है। इसी तरह अगर मैं इसके साथ एक और फॉस्फेट ऐड कर दूं तो अब ये बन गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा ATP के फॉर्म में। ATP जो हम लोग बार बार बोलते रहते हैं कि एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, हर जगह हम ATP की बात करते रहते हैं। दैट ATP इज एक्चुअली अ न्यूक्लियोटाइड। ध्यान रखना है, ATP इज अ न्यूक्लियोटाइड, डाई न्यूक्लियोटाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड नहीं है, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है जिसमें 2 और फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड रहते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स से जब मैंने पूछा है ATP किस तरह का केमिकल स्ट्रक्चर है, तो जो मुझे जो सबसे मैक्सिमम आंसर्स मिलता है वो मिलता है प्रोटीन, जो कि बिल्कुल गलत है। देखो, बिल्कुल बायोलॉजी में अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो कहीं रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाम खुद कह रहा है एडिनोसिन, जब वो एडिनोसिन खुद कह रहा है इसका मतलब वो प्रोटीन कैसे हो सकता है, वो एक न्यूक्लियोटाइड ही हो सकता है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी तरह एक और मॉलिक्यूल दिखाता हूं मैं आपको, यहाँ पर देखिएगा, ये एक स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली एक न्यूक्लियोटाइड है, और मैं यहाँ पे ये बता सकता हूँ कि ये भी राइबोज शुगर है क्योंकि 2nd कार्बन पे OH दिख रहा है, और उसके अलावा इस पे एडिनाइन लगा हुआ है, इसलिए ये हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया एडिनाइन का, और एडिनाइन का न्यूक्लियोटाइड है इसलिए क्या हो गया, एडिनाइलिक एसिड। अब एक और इसी तरह का स्ट्रक्चर देखता हूं मैं, राइबोज शुगर है, फॉस्फेट है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा नाइट्रोजनस बेस है जो हमने पहले कहीं
देखा नहीं, ना ही प्यूरिन्स में देखा है, ना ही पैरामिडिन्स में देखा। ये आपके लिए एक नए तरह का नाइट्रोजनस बेस है और इसका नाम है निकोटिन अमाइड। क्या नाम है इसका? निकोटिन अमाइड। अब ये वाला जो नाइट्रोजनस बेस है ना तो डीएनए में होता है ना ही आरएनए में होता है, स्पेशल टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस है जिसको हम कहते हैं निकोटिन अमाइड। अब इस एक न्यूक्लियोटाइड जिसमें निकोटिन अमाइड नाइट्रोजनस बेस है और दूसरा न्यूक्लियोटाइड जिसमें एडिनाइन नाइट्रोजनस बेस है, इन दोनों को मैं जब आपस में रिएक्ट करवाता हूं तो इनके जो फॉस्फेट है वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। अब यहाँ पर ये बॉन्डिंग ज़रा सी हटके है, देखो ध्यान से सुनना। जब मैं एक नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स की बात करता हूँ तो उसमें जो फॉस्फेट है ये इस OH यानी तीसरे कार्बन के OH के साथ में जुड़ता है, लेकिन यहाँ पर फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड बना रहा है, यानी इस ये जो है ये थोड़ा अलग है इसके अंदर, जो नॉर्मली हम दूसरी में नहीं देखते। अब इसका नाम क्या रखूँगा मैं? नाम सुनना इसका नाम है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। क्या नाम है? निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि इसमें दो न्यूक्लियोटाइड्स दो नाइट्रोजनस बेस कौन से है? निकोटिनामाइड और एडिनाइन। और दो डाइन्यूक्लियोटाइड क्यों बोला? क्योंकि दो न्यूक्लियोटाइड से, इसलिए निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। और इसका शॉर्ट फॉर्म आपने बहुत बार सुना होगा क्रेब्स साइकिल में, फोटोसिंथेसिस में NAD नाम से, जो अगेन आपके लिए एक एनर्जी मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। अब इसी स्ट्रक्चर को मैं वापस आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। एज इट इज स्ट्रक्चर है, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस मैं आपको यहाँ पर क्रिएट करूँगा। कहाँ पर? सेकंड कार्बन जो है हमारे राइबोज शुगर का, वहाँ पर एक डिफरेंस क्रिएट करूँगा मैं यहाँ पे OH की जगह पे मैंने एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि पहले मेरे पास था निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड यानी NAD, उस NAD में मैंने एक फॉस्फेट और ऐड कर दिया, तो अब मैं इसको क्या बोलूँगा? निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। और इसका शॉर्ट फॉर्म आपने बहुत बार सुना होगा NADP। क्रेब्स साइकिल, केल्विन साइकिल, हर जगह पे हम लोग NADP और NAD वर्ड्स यूज करते रहते हैं। तो ये उनके फुल फॉर्म होते हैं और ये उनके कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। मैं मानता हूँ नीट में ये स्ट्रक्चर्स नहीं पूछे जाएंगे आपसे, बट आपको आइडिया होना चाहिए कि NAD और NADP एक्चुअल में किस तरह के बायोमोलिक्यूल्स है। तो ध्यान रखना, ये न्यूक्लियोटाइड्स है, ये प्रोटीन्स नहीं होते। तो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये भी एक एनर्जी मॉलिक्यूल है, यानी दोनों तरह के एनर्जी मॉलिक्यूल ATP और NADP, ये दोनों के दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के एग्जांपल्स हैं, प्रोटीन्स के एग्जांपल्स नहीं हैं। और ये क्वेश्चन हम सबसे ज़्यादा गलत करके आते हैं। बस दैट्स इट। न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में इससे ज़्यादा डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे DNA और RNA। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।